हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 29 से लेके 31 दिसंबर तक की हम लोग यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। दिसंबर की ये लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने बाकी की वीडियोज़ वगैरह जो भी है उसमें सारी चीज़ों में आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और ये बैंकिंग मास्टर 3 बैच की भी ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आगे आने वाला कंटेंट जो है बैंकिंग मास्टर 4 में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एज पर दी IRDAI एनुअल रिपोर्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स हैव इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, IRDAI की एक वार्षिक रिपोर्ट आई हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं उनके योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीमा कंपनियां जो प्रीमियम लेती हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उनके योगदान में, ये इसमें पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 8.8%। ऑप्शन नंबर ए 8.8% जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। IRDAI की एनुअल रिपोर्ट है। कुछ एक जरूरी बातें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्लास में लेके आया हूँ, कुछ एक कम जरूरी बातें PDF में भी डाल रहा हूँ। कम जरूरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें खराब हैं, वीडियो क्लास में इंक्लूड नहीं कर सकते थे, वहाँ पे डाल रहा हूँ। पढ़ना जरूर है आप लोगों को इसकी PDF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं मोकेम्बो वाली घड़ी पहन के, वो अनिल कपूर वाली ना, मुझे बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना इसमें रहेगा और स्क्रीन का इशू थोड़ा सा रहता है। तो फिलहाल के लिए मैं हट रहा हूँ, आप लोग देखिए और हम लोग इसमें ना समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक, 8.8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। IRDAI की एनुअल रिपोर्ट है, इतना मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसमें क्या क्या डाटा निकल के सामने आया है वो चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट निकल के आया है वो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की क्लेम रेशियो है उसमें कमी आई हुई है। ध्यान से सुनो, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के क्लेम रेशियो में कमी आई हुई है। ठीक, इसमें जो है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और ये फिनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान, ठीक है ना, फिनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान घटकर 82.52% रह गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि क्लेम रेशियो कितना रहा, तो बस डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है ना, फिनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान क्लेम रेशियो कितना रहा? 82.52% रहा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। जो पॉइंटर मैं बताता हूँ और जो पॉइंटर PDF में दिए जाते हैं क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। कट टू कट हर एक लाइन का क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। तो मुरारी बापू की कथा के तरीके से नहीं सुनना है, लिखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है और PDF को ढंग से पढ़ते रहना है, मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करते रहना है। पहला पॉइंट क्या है? और ये जो बात हो रही है नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के क्लेम रेशियो में कमी आई हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान ये घट के 82.52% रहा, जबकि इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये क्लेम रेशियो कितना था? 82.95% था। ठीक है ना, तो 9 ज़्यादा कमी नहीं आई हुई है, बस पॉइंट में ही कमी आई हुई है क्योंकि 82.95 यहाँ पे था। अब ये कमी जो आ गई तो 82.52% हो गया, तो बस इतनी ही कमी आई है। पहला पॉइंट याद रखना, क्लेम रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, अब क्लेम रेशियो क्या होता है ना, बताने लगूंगा तो टाइम लंबा लग जाएगा, तो उधर उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जो चीज़ें जरूरी हैं उतना समझो। ठीक, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें फिनेंशियल ईयर 24 के दौरान जो टोटल प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो 2.90 लाख रुपीस। ठीक है ना, फिनेंशियल ईयर 2024 के दौरान नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो टोटल प्रीमियम आया हुआ है, टोटल प्रीमियम के रूप में कितना कमाया हुआ है? 2.90 लाख रुपए कमाया हुआ है, जो कि पिछले फिनेंशियल ईयर की तुलना में, यानी कि फिनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में 12.76% कमी है इसमें। ठीक, ये याद रखना। ठीक ना, ज़्यादा है, सॉरी कमी नहीं, ज़्यादा है। पिछले फिनेंशियल ईयर में जितना भी प्रीमियम आया हुआ था उससे 12.76% ज़्यादा प्रीमियम फिनेंशियल ईयर 2024 में आया हुआ है। और वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.90 लाख रुपीस। ये दूसरा पॉइंट हो गया जहां से क्वेश्चन बनेगा। अगला चीज़ ये है इसमें कि पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरर ने, पब्लिक सेक्टर के जो जनरल इंश्योरर है, पब्लिक सेक्टर मतलब वही गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब बन रहा है, प्राइवेट का नहीं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के जो जनरल इंश्योरर हैं उन्होंने प्रीमियम के रूप में 90,252 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। ठीक, कितने का? 90,252 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन PSB
पब्लिक सेक्टर के जो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरर्स हैं उन्होंने किया, जो कि फिनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में 8.88% अधिक है। ठीक, ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 24 की। ठीक है ना, ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 24 की। फाइनेंशियल ईयर 24 में 90,252 करोड़ रुपए का प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन जो रहा, प्रीमियम कंट्रीब्यूशन, वो पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरर के द्वारा रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में, ठीक है, 8.88% अधिक था। तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना प्रीमियम के रूप में मिला था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा 82,891 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 82,000 रहा, अब 8.88% बन के फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 90,000 हो गया। ठीक ना, अप्रॉक्स वैल्यू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तो 82,891 और ये 90,252 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज याद रखना, ये परसेंटेज याद रख लेना, यहां से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे ये जो कुछ भी राम कहानी है इसको हटाता हूँ। चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें क्या है। अगले पॉइंट में ये बोला गया, ये बात हुई थी भी पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरर की, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर के जो इंश्योरर हैं और स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरर हैं, उन्होंने फिनेंशियल ईयर 2024 में 1.88 लाख करोड़ रुपए का बीमा कराया। ठीक, कितने का? 1.88 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, ठीक, फिनेंशियल ईयर 2024 में प्राइवेट सेक्टर के जो जनरल इंश्योरर हैं और जो स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरर हैं, उन्होंने 1.88 लाख करोड़ रुपए का बीमा कराया है, जबकि फिनेंशियल ईयर 2023 में 1.58 लाख करोड़ का बीमा कराया गया था। ठीक, तो ये देख रहा हूं कि 23 की तुलना में 24 में ज्यादा है। 23 में कराया गया था 1.58 लाख करोड़ का, 24 में कराया गया 1.88 लाख करोड़ का। और ये बात किसकी हो रही है? प्राइवेट सेक्टर की। ये भी आप लोग याद रख लेना। इंश्योरेंस सेक्टर में फिनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस, कंप्लीट बात कर रहा हूं ओवरऑल, ठीक है ना। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसने क्या किया है कि फिनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट कमाया हुआ है। कितने का प्रॉफिट कमाया हुआ है? 10,119 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है, जबकि फिनेंशियल ईयर 23 में, ये 24 है, ठीक है ना, जबकि फिनेंशियल ईयर 23 में कितने का प्रॉफिट हुआ था? तो फिनेंशियल ईयर जो 23 था उसमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, उसमें लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था? वो लॉस हुआ था 2,566 करोड़ रुपए, ठीक ना, 2,566 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था फिनेंशियल ईयर 23 में, जबकि फिनेंशियल ईयर 24 में 10,119 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। और ये बात किसकी हो रही है? ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ये भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितना था? फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए ये कितना था? 97.23%, जबकि पिछले फिनेंशियल ईयर में कितना था? ये 99.02%। ठीक है, अब ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनकर्ड क्लेम रेशियो वगैरह में उधर जाने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट डाटा याद कर लो, ऐसे पीडीएफ में पढ़ लेना, एक बार याद हो जाएंगी, यहीं से काम हो जाएगा। अननेसेसरी क्लास लंबी करने का, अननेसेसरी फालतू का ज्ञान देने का कोई मतलब है नहीं, और जितनी अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए उतनी दे दिया हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक, एक चीज ये समझ में आ गई, एक चीज ये बताया गया यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया था? 31 मार्च 2024, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक इंडिया में टोटल, ये क्वेश्चन बनेगा, 26 लाइफ इंश्योरर, ये लिख रहा हूं मैं, 26 लाइफ इंश्योरर्स, 25 जनरल इंश्योरर्स, 8 स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरर, ठीक है ना, और 12 री इंश्योरर, ठीक है ना, 12 री इंश्योरर और फॉरेन री इंश्योरर हैं, ठीक है ना, फॉरेन री इंश्योरर हैं। इसके साथ साथ में 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरर भी हैं। ये लिख इसलिए रहा हूं मैं क्योंकि बता रहा हूं भी आपको, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर से सुनो आप लोग, 31 मार्च 2024 तक का ये डेटा है। इस डेटा के हिसाब से 31 मार्च 2024 तक इंडिया में 26 लाइफ इंश्योरर हैं, 25 जनरल इंश्योरर हैं। ठीक, 26 लाइफ इंश्योरर, 25 जनरल इंश्योरर, 8 जो हैं वो स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरर, 12 जो हैं वो री इंश्योरर एंड फॉरेन री इंश्योरर, और 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरर हैं। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 1 या 2 साल पहले एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं।
ठीक है ना, या इंडिया में फिर कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, या फिर इंडिया में कितने पेमेंट्स बैंक हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो उस पैटर्न को देखते हुए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन रही हैं, तो इसको आप लोग याद रख लेना। ठीक, सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता है, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर रहते हैं उसी हिसाब से हम लोग अपना कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से उसी एक्सपीरियंस को मैं अपने यूटिलाइज करके आप लोगों को ये कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, पहले भी बने हैं, इसलिए ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसीलिए इसको पीडीएफ में नहीं, मतलब पीडीएफ में तो डालूंगा, वीडियो क्लास में ले लिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी कुछ एक डिटेल इसमें और दी गई, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट है तो काफ़ी सारा डाटा होता है, सारी चीज़ें पढ़नी भी नहीं होती, वो अलग करके निकालना होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो कुछ एक चीज़ें और ज़रूरी हैं उसको मैं पीडीएफ में दूंगा, वहां से पढ़ आप लोग जरूर लीजिएगा। जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये मतलब ये ठीक है, ये स्लाइड में लेके ही आया था, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा था, जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी थी, तो वो मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कंटेंट टीम ने अलग से स्लाइड बना के रखी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्लेम रेशियो का देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो मेंशन्ड है ऑलरेडी, क्लेम रेशियो किसको बोलते हैं, नेट इनकर्ड क्लेम टू नेट अर्न प्रीमियम, ये क्लेम रेशियो हो जाता है। ये भी डेटा आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। ठीक है, पब्लिक ये भी देखो 90,000 वाला जो आपको बता रहा था, ये दिया है 8.8% का इंक्रीज हुआ था, ये है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था, 82,000 ये था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, स्लाइड में थी ये, मतलब क्योंकि मेरे भी कुछ के खुद के नोट्स होते हैं, कुछ एक जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो मैं नोट डाउन करके ही रखता हूँ, तो वो मैंने आपको बता दिया वो सारी चीज़ें। ठीक, ये चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी देखो ये भी बताया गया 1.88 लाख करोड़ रुपीज़ का हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.58 लाख करोड़ रुपीज़ का था। सारी चीज़ें जो जरूरी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ये वाली लाइन आप लोग एक बार और देख लेना। ठीक है ना, 31 मार्च 2024 तक इंडिया में 26 लाइफ इंश्योरर, 25 जनरल इंश्योरर, 8 स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरर, 12 री इंश्योरर और फॉरेन इंश्योरर्स ब्रांचेज हैं, और 2 जो हैं वो स्पेशलाइज्ड इंश्योरर हैं। ये ठीक, तो ये चीज़ें भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 8-member committee formed by the RBI to establish a framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence free AI in the financial sector। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक भट्टाचार्य इसका उत्तर हो सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद होगा कि अभी जब मैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था पिछली क्लासेस में, तो वहाँ पर फ्री एआई का जिक्र किया हुआ था मैंने, और उस टाइम पर भी मैंने बताया हुआ था कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है ना, आप रिलेट कर पा रहे हो वो चीज़ों को, रिकॉल कर पा रहे हो, अगर पिछली क्लासेस ध्यान से देखा होगा तो। नहीं देखा है तो फिर वही हवा हवाई चल रहा है ना, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम वाली कहानी चल रही होगी फिलहाल। अगर चीज़ें याद कर पा रहे हो तो ठीक है। तो उसी फ्री एआई के लिए 8 मेंबर की एक कमेटी जो है बना दी गई है, और इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया है, पुष्पक भट्टाचार्य जी को बनाया गया है। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और ये जो पुष्पक भट्टाचार्य जी हैं, अगर इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें तो ये आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ और ये जान लो कि क्योंकि ये कमेटी बना दी गई है, तो कमेटी का काम भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कमेटी काम क्या क्या करेगी, ये चीज़ आप जान लो। देखो, कमेटी ये करेगी कि जो फिनेंशियल सेक्टर में एआई के एडॉप्टेशन है, जो अपना फिनेंशियल सेक्टर है उसमें एआई का एडॉप्टेशन कैसे करना है, किस हिसाब से चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में पूरी की पूरी समीक्षा बनाएगी, समीक्षा रिपोर्ट करेगी और आरबीआई को सबमिट करेगी। दूसरा काम क्या करेगी, एआई रिलेटेड जो भी रिस्क हैं, आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कि एआई के बहुत ज़्यादा रिस्क हो गए हैं, किस तरीके से डीप फेक वीडियोस वगैरह बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखो ना कि आप लोग देखते ही होंगे कि किसी किसी का फोटो उठा के कुछ भी उसमें कर करके एडिटिंग पेडिटिंग जो भी करके, एआई टूल वगैरह होते हैं वो पता नहीं, उधर नहीं जाना, लेकिन एआई का उसका यूज करके अननेसेसरी रील्स बना दे रहे हैं, फोटोज में कुछ भी एडिट करके डाल दे रहे हैं ना। आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया डेली, मोहम्मद सामी और सानिया मिर्जा की शादी करा रही है, मोदी जी और जो जर्मनी वाली चांसलर हैं वो कौन सा एंजेला मार्कल, उनके रील्स आ ही जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, दबा के ना एकदम बना दिया है। योगी बाबा का अलग से रील्स आ रहा है, तो ये रियल में नहीं है, ये सब एआई क्रिएटेड रील्स हैं। ठीक है ना, तो
एआई से रिलेटेड रिस्क भी बहुत हैं। हम आप अपने सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं ना, उसका भी कोई यूज करके कुछ ना कुछ मिसयूज कर सकता है। आजकल एआई इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है, ठीक है ना। तो एआई से रिलेटेड जो रिस्क रहेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बारे में भी ये एनालिसिस करेगी। एआई से रिलेटेड जो रिस्क रहेंगे बैंकों में, एनबीएफसीज में, फिनटेक में, ठीक है ना, क्या क्या रिस्क रहेंगे बैंकों में, क्या क्या रिस्क रहेंगे एनबीएफसीज में, क्या क्या रिस्क रहेंगे फिनटेक में एआई के, उन सब के बारे में प्रॉपर समीक्षा करेगी, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को बना के आरबीआई को सबमिट कर देगी। कमेटी का दूसरा जरूरी काम। तीसरा जरूरी काम ये कमेटी का ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में एआई के एथिकल एडॉप्टेशन के लिए गवर्नेंस बनाएगी और उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएगी, ठीक ना। फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल एडॉप्टेशन मतलब कि लीगल, व्यवहारिक, ऐसा नहीं कि मैं आपकी फोटो लेके कुछ भी बनाया जा रहा हूं, नहीं। एथिकल का मतलब यही हो रहा है, एथिकल एडॉप्टेशन के लिए गवर्नेंस बनाने के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क वगैरह ये बनाएगी ये कमेटी, ठीक। तो ये कमेटी का काम हो गया, ठीक है। अब ये कमेटी बना दी गई। कितने सदस्यीय कमेटी है? 8 सदस्यीय कमेटी है। पुष्पक भट्टाचार्य इस कमेटी के हेड हैं। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। कमेटी काम क्या करेगी ये बता दिया आपको। अब ये जानो कि ये जो कमेटी है इसकी मीटिंग होगी। इसकी मीटिंग किसके साथ होगी? आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट के साथ में। आरबीआई का जो फिनटेक डिपार्टमेंट है, ठीक है, आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट के साथ में इसकी जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी उस डेट से अगले 6 महीने के भीतर विद इन 6 मंथ इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी होगी आरबीआई को। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कमेटी बनाई गई है कब इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो एग्जैक्ट डेट तो दी नहीं गई है। एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अभी पता ही नहीं कि फिनटेक डिपार्टमेंट जो है आरबीआई का उसके साथ में कब मीटिंग होगी। आगे न्यूज में आएगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा कब कैसे क्या हो रहा है। तो जब भी आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट के साथ में इसकी पहली मीटिंग होगी उसके 6 महीने के भीतर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो आरबीआई को सबमिट कर देना है, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। फ्री एआई के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीजें बताई गई थी वो पढ़ एक बार आप जरूर लेना, देख जरूर लेना अगर नहीं देखे हो तो। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, मतलब क्यों, बहुत ज़्यादा कंटेंट था। समझते हैं। एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर द सेटिंग अप and operating of the international trade financing services ITFS platform in GIFT IFSC which of the following point is correct। ठीक है, सीधा सीधा सा इसका मतलब है कि गिफ्ट IFSC में ITFS प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए IFSC द्वारा संशोधित रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित कौन से बिंदु सही किए गए हैं, ठीक है ना। IFSC ने एक संशोधित, एक रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन जारी किया हुआ है। किसके लिए? किसके लिए? गिफ्ट आईएफएससी में आईटीएफएस प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए। तो जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया हुआ है उसके हिसाब से इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। पहले इसका आंसर जानते हैं। वीडियो यहीं पे पॉज कर लेना, सारे के सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट पढ़ लेना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। मतलब कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट सही हैं। वीडियो पॉज करके एक बार पॉइंट खुद से पढ़ लोगे सारे के सारे, तो जो मैं चीजें बता रहा हूं आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये भी है, पीडीएफ इसकी भी आप लोगों को पढ़नी है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक। देखो, आईएफएससी ने गिफ्ट आईएफएससी में इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म यानी कि आईटीएफएस प्लेटफॉर्म की आईटीएफएस प्लेटफॉर्म को सेटअप करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है, ठीक। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ये जो 6 के 6 पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट सही हैं। उस फ्रेमवर्क में सारी सारी बातें बताई गई हैं। एक एक करके सारी चीजें हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट में क्या है? ऑन टैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिससे होगा क्या? इससे ये हो जाएगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो आईटीएफएस प्लेटफॉर्म पर परमिसिबल एक्टिविटीज को एक्सपांड कर दिया गया है, ठीक है ना। जो परमिसिबल एक्टिविटीज हैं उसको एक्सपांड कर दिया गया, मतलब कि जो परमिसिबल एक्टिविटीज हैं उसमें और भी कुछ एक एक्टिविटीज को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये चीज इसका मतलब है। प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड फाइनेंस यूनिट को भी परमिसिबल एक्टिविटी में शामिल कर लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी मार्केट ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड कर लिया गया। ये ऐसे ऑप्शन में दे देंगे कि किसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि परमिसिबल एक्टिविटीज को तो एक्सपांड किया गया। जब एक्सपांड किया गया तो किसी न किसी को इंक्लूड किया गया होगा, तो किसको इंक्लूड किया गया ये डायरेक्ट ऐसी यही लाइन दे दी जाएगी, सेकेंडरी मार्केट ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन। अब इतना ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है सेकेंडरी मार्केट ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन। इसमें जाएंगे तो चीजें लंबी हो जाएंगी, याद कर लो अभी के लिए, ठीक है ना।
ये चीज़ आप लोग याद कर लो, ठीक, ये चीज़ आप लोग याद कर लो। इसके साथ साथ ITFS प्लेटफॉर्म में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फंड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, ये भी इसमें बोला गया है, ठीक है ना, ये चीज भी इसमें बोला गया है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो क्या बोला गया है, एलिजिबल पार्टिसिपेंट को भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर भी अब एलिजिबल पार्टिसिपेंट हो गए हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन जाएगा कि IFSC के जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आई हुई है उसके हिसाब से एलिजिबल पार्टनर के रूप में अभी हाल ही में किसको इंक्लूड किया गया है। ऐसे मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो है कि मैं बता रहा हूं कि नंबर किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, क्योंकि रट्टा मार के ऐसे जाने से होगा नहीं, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं, और मुरारी बापू कथक तरीके से सुनोगे तो करके नहीं आ पाओगे, ये जान लो। तो मैं बताते हुए चलता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब भी ध्यान रखना। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा तो उस कंडीशन में आप आंसर लगाएंगे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना। और अभी तक का अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो अभी तक जो एक्सपोर्टर होते थे, जो इंपोर्टर होते थे, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती थी, जो फिनेंसरीज होती थी, वही एलिजिबल होती थी। लेकिन अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया, वो चीज शायद यहाँ पे नहीं लिखी गई है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ PDF में मिलेगा, ठीक, ये चीज आप लोग याद कर लेना। बाकी ये 2 पॉइंट और हैं, इसको भी एक बार आप पढ़ लेना, ये मुझे थोड़ा सा कम, ये लिमिट थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है, ये चीज आप लोग देख लेना। और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं जो PDF में एक बार मैं दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग सारी चीज़ें को एक बार कवर कर लेना। जो ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट थे वो सारा का सारा यहीं पे मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ, और कुछ एक इन्फॉर्मेशन PDF में भी रहेगी, उसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी ऑन इंडियन बैंक, ठीक है ना, ऑन इंडियन बैंक, यानी कि श्रीलंका के केंद्रीय वित्तीय बैंक की खुफिया इकाई ने हाल ही में भारतीय बैंक के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, टीम की गलती होगी, आप अवॉइड कर दो। भारतीय बैंक मतलब इंडियन बैंक ही यार, इसको यहाँ पे इंडियन बैंक लिखना था, ठीक है यार, थोड़ी बहुत गलतियाँ टीम से हो जाती हैं, इग्नोर करो आप लोग, ठीक है। तो इंडियन बैंक पर कितना मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5.85 लाख रुपीज़, ठीक है ना, 5.85 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया है। किस पर, इंडियन बैंक पर, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा इंडियन बैंक पर 5.85 लाख रुपीस का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया है। और INR में अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2 मिलियन, INR में नहीं, श्रीलंका की रुपये, श्रीलंका की करेंसी में, ठीक है ना, 2 मिलियन श्रीलंकन रुपीस, ठीक है, देख रहे हो ना, इंडिया की 5.85 लाख रुपए और श्रीलंका का 2 मिलियन श्रीलंकन रुपीस हो रहा है। तो इंडिया की वैल्यू देखो, श्रीलंका की करेंसी की क्या ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। अब श्रीलंका का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट नंबर 6 है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि पेनल्टी लगाई क्यों गई है, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पेनल्टी लगाया किसने, लगाया किस पर, कितना लगाया, ये तो हो गया। अब ये जान लो कि जो श्रीलंका का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट नंबर 6 है उसका पालन नहीं करने के कारण इस पे ये जुर्माना लगाया गया है, एक चीज। और इंडियन बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन बैंक की 2 ब्रांचेज अभी श्रीलंका में ऑपरेटेड हैं, ठीक है ना, 2 ब्रांचेज श्रीलंका में अभी काम कर रही, कहाँ पर, एक तो जैफना में, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कोलंबो में, ठीक है, दूसरा हो जाएगा कोलंबो में। जैफना और कोलंबो में 2 जगह पर इंडियन बैंक की ब्रांचेस श्रीलंका में काम कर रही हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक टू प्रमोट द एडॉप्टेशन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ में एक मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। कोलैबोरेशन किसके साथ में किया है, कौन सी बैंक के साथ में, तो कैनरा बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कैनरा बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैनरा बैंक और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत में इंडिया में, देश भर में रूफटॉप सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन को, उसके अडॉप्टेशन को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इसके तहत में 3 किलोवाट तक के कैपेसिटी के सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए अप टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ तक का लोन जो है ऑफर किया जाएगा।
10% के मार्जिन पे 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट रहेगा, कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा इसके लिए, ठीक है ना, कोई भी कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा, और 10 ईयर का इसमें जो है लोन रिपेमेंट टर्म रहेगा, ठीक है, 10 साल में ये लोन चुका देना है। पहला बात, पहले पॉइंट 3 किलोवाट के लिए। दूसरा, अगर हम लोग देखें, अगर आप 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट तक के बीच की कैपेसिटी के सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप टू 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए तक का जो है लोन इसमें मिल सकेगा 20% के मार्जिन के साथ में। 10% का एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट रहेगा और 10 ईयर का इसमें जो है वो लोन रिपेमेंट रहेगा और कोई कोलेट्रल इसमें भी नहीं लिया जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इसमें 7% था, इसमें 10% है, मार्जिन इसमें 10% था, इसमें 20% है, तो ये डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which Indian cricketer was recently appointed as the strategic investor and brand ambassador of Kist, a leading digital lending platform in India? किस्त जो है वो एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में, और उसी के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन से क्रिकेटर को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया, ये इसमें पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे ज़्यादा कुछ और इसमें है नहीं। M2P फिनटेक रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच इंडियन बैंक टू strengthen the prepaid payment ecosystem in India? M2P फिनटेक ने हाल ही में भारत में प्रीपेड भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और M2P फिनटेक ने हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि इंडिया में प्रीपेड पेमेंट इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसके तहत में होगा क्या, इसके तहत में जो M2 फिन है वो SBI को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि SBI जो है वो सीमलेस और सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, ठीक। आगे बढ़ो। According to the Ministry of Finance monthly economic review for the November 2024, what is the projected growth rate of Indian economy for financial year 25? वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है, वित्त मंत्रालय के मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, जो कि नवंबर 2024 में आई हुई थी। 6.5%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वन लाइनर ही करेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे विकास दर पूछी गई है, ग्रोथ रेट पूछी गई है, यहीं पे खत्म करते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, which company has recently become the first in the banking, financial services and insurance यानी कि BFSI sector to provide all three core financial services, lending, insurance and mutual fund investment services on the ONDC platform? हाल ही में कौन सी कंपनी ONDC प्लेटफॉर्म पर तीनों प्रमुख वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली BFSI क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि BFSI क्षेत्र की BSFI सेक्टर की पहली कंपनी है ये, जो कि ONDC प्लेटफॉर्म पर तीनों की तीनों कोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। और तीन कोर फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं? एक तो लेंडिंग है, दूसरा इंश्योरेंस है और तीसरा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कौन कौन सी? लेंडिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। इसी 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज को ONDC प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने वाला BFSI सेक्टर का पहला कंपनी कौन सा है, पहली कंपनी कौन सी बन गई है, यही इसमें पूछा गया है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बनना है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन BFSI सेक्टर which is going to provide the all 3 core financial services on the ONDC platform. That's why this is the very important questions for exam point of view, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आदित्य बिरला कैपिटल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने का है नहीं। क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। 31 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्लास आज की खत्म, 1 या 2 दिन में इसकी PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। आज बैंकिंग मास्टर 3 बैच भी कंप्लीट हो रहा है। अब आने वाली जो क्लासेस अगली हैं वो बैंकिंग मास्टर 4 बैच में आप लोगों को मिलेगी। हमारी आपकी मुलाकात अब नेक्स्ट बैच में बैंकिंग मास्टर 4 में होती है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जो भी गलतियां हुई, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसे सीख लेते रहिए, ठीक। बाकी बाद में बैंकिंग मास्टर 4 में हमारी आपकी मुलाकात फिर से होती है। धन्यवाद।